हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन ए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ की स्टडी करेंगे। कूलॉम्स ने आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के लिए अपना नियम दिया। उन्होंने अपना नियम बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए दिया। तो कूलॉम्स नियम जानने से पहले हम पॉइंट चार्ज को समझ लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अपन जानते हैं सबसे पहले पॉइंट चार्ज के बारे में। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशित पिंडों को बिंदु आवेश कहते हैं या पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्या होगी बिंदु आवेश की परिभाषा? कि अपने पास कोई दो आवेशित पिंड है या कोई दो आवेश है। मान लेते हैं अपने पास कोई दो आवेश है, ये अपने पास कोई दो चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इन आवेशित पिंडों की विमाएं, विमाओं से मतलब क्या है कि इनकी रेडियस कितनी है। अपन विमाओं के रूप में इन आवेशित पिंडों की रेडियस को ले सकते हैं कि विमाएं उनकी बीच की दूरी यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कि दूरी की तुलना में नगण्य हो, यानी कि इनकी जो डायमेंशन है वो इस दूरी की तुलना में अगर नगण्य हो तो इन आवेशित पिंडों को बिंदु आवेश कहते हैं। यानी कि अपने जो भी चार्ज दे रखा है उनकी डायमेंशन उनके बीच की डिस्टेंस के मुकाबले में ना के बराबर हो तो उन चार्ज को अपन पॉइंट चार्ज इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो था बिंदु आवेश के बारे में। इसके बाद कूलॉम नियम का जो सेंटेंस है वो अपन समझ लेते हैं। कूलॉम ने क्या नियम दिया? कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने क्या नियम दिया बेटा कि कूलाम के अनुसार तो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास दो चार्ज हैं बेटा। पहला चार्ज है ये अपने यहाँ पर, इसको अपन ने नाम दे दिया Q1। दूसरा चार्ज अपने पास, इसको अपन ने नाम दे दिया Q2 और इनके बीच की दूरी है R। तो कूलाम के नियम अनुसार अपन इस नियम को डायग्राम से समझेंगे। कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के परिमाण, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा इनका Q1 और Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी कितनी बेटा R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को अपन कंबाइन कर लेते क्या हो जाएगा बेटा F प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब अपन प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को अपन ने नाम दिया k। क्या नाम दिया बेटा k, Q1 Q2 अपॉन r²। ये बन गया कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला। क्या बना बेटा F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ k क्या है बेटा समानुपाती नियतांक। क्या है बेटा समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक। Q1 क्या है पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 क्या है दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड और R क्या है बेटा उनके बीच की दूरी, इसका स्क्वायर। अब अपने पास यहाँ क्या आया समानुपाती नियतांक। यहाँ बेटा जो अपने के समानुपाती नियतांक आया है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आवेशों के बीच में जो माध्यम रखा है, जो मीडियम है उसकी प्रकृति पर, तथा अपन दूसरी चीज है कि अपन कौन सी मापन पद्धति काम में ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मापन पद्धतियां कौन सी होती है बेटा SI है, CGS है या MPS है। उन अगर अपन अलग अलग मापन पद्धति लेंगे तो उनके अनुसार K की वैल्यू में परिवर्तन हो सकता है। तो मेनली दो चीजों पर निर्भर कर गया है, एक तो जो उनके बीच मीडियम रखा है उसके नेचर पर, तथा अपन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स काम में ले रहे हैं। तो अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। A का मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति तथा दूसरी चीज क्या है बेटा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी कि K की वैल्यू मीडियम ऑफ नेचर और सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, K का मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर तथा मापन की पद्धति जो भी अपन काम में ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि अपन CGS पद्धति काम में ले रहे हो, कौन सी पद्धति बेटा CGS,
जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अपन मेजर करते हैं राशियों को। सीजीएस में एक ही वैल्यू अपने को मिलती है एक। कितनी मिलती है बेटा? एक। और अगर अपन ऐसा ही पद्धति काम में ले रहे हो तो वहाँ एक की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक और फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, वो फॉर्म में बेटा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अपने पास एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी वैल्यू है बेटा, उसको भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको क्लीन करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं बेटा एक कूलम्ब की परिभाषा। एक कूलम्ब की परिभाषा अपन कूलम्ब लॉ के फॉर्मूले का यूज करते हुए बनाएंगे। कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला जो भी अपन ने निकाला वो क्या था बेटा? k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन एक कूलम्ब की परिभाषा निकालेंगे। देखते हैं कितनी निकलती है बेटा। अपन यहाँ कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कुछ शर्त लगाएंगे। यदि q1 q2 की वैल्यू बराबर हो और दोनों एक कूलम्ब हो। कितने हो बेटा? एक कूलम्ब, यानी कि दोनों आवेश अपने पास एक कूलम्ब के हो तथा उनके बीच की दूरी है r बराबर 1 मीटर हो। r बराबर 1 मीटर हो तो इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रख लें। k की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। बाकी सबकी वैल्यू अपन q1 की जगह 1 रखेंगे, q2 की जगह 1 रखेंगे और r की जगह 1 रखेंगे, सारा 1 ही रहेगा। तो अपने पास फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसका यूज करते हुए अपन परिभाषा बनाते हैं। बन देखते हो, यदि दो समान परिमाण के आवेश समान परिमाण के आवेश परस्पर निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनके मध्य कार्यरत बल 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन हो तो आवेश का परिमाण 1 कूलम्ब होता है। आवेश का परिमाण 1 कूलम्ब होता है। यह है बेटा एक कूलम्ब की डेफिनेशन। अपन सिंपल यूज किया कि अपन ने q1 q2 की वैल्यू 1 कूलम्ब रख दी और इनके बीच की दूरी भी अपन 1 मीटर कर दी। तो अपने पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। यदि अपने पास दो समान परिमाण के, यहाँ पर दोनों का परिमाण समान है तो परिभाषा कैसे बनी बेटा? यदि दो समान परिमाण के आवेश परस्पर निर्वात में, ये जो वैल्यू अपन ने k की पुट की है किसके लिए बेटा? निर्वात के लिए है, इसलिए अपने कौन सी
टर्म यूज में की है निर्वात की। परस्पर निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनके मध्य कार्यरत बल कितना हो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो तो आवेश का परिमाण 1 कूलम होता है। ठीक है बेटा, समझ गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे बेटा कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अभी तक अपन ने कूलाम नियम के द्वारा लगने वाले बल के परिमाण की बात करी, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी, डायरेक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब अपन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कूलाम के नियम द्वारा जो अपने को बल मिल रहा है उसकी डायरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। ये अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने यूज ले लिया बेटा। ये अपने पास x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अपने पास यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं बेटा। पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। जो पहला चार्ज है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना बेटा r1 ले लेते हैं। उसको कितना ले लेते हैं, ये है r1 वेक्टर, और चार्ज Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है r2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश के द्वारा निरूपित करेंगे। उससे पहले जो अपन ने चीज यहाँ समझी उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अपने पास मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज हैं, माना दो पॉइंट चार्ज यानी बेटा बिंदु आवेश Q1 Q2 है, जिनका स्थिति सदिश Q1 का क्या हो गया बेटा r1 वेक्टर, और Q2 क्या हो गया बेटा r2 वेक्टर है। यानी अपन ने इनके पोजीशन वेक्टर के बारे में लिख लिया है कि चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर r1 है और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर r2 किसके रेस्पेक्ट में बेटा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, अब अपन बात करें बेटा इनके बीच के डिस्टेंस जो है उसको वेक्टर नोटेशन में किस प्रकार अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए अपन कर लेते हैं बात Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। वो क्या होगा बेटा Q1 का Q2 के सापेक्ष यानी कि r1 वेक्टर, 1 का दूसरे के सापेक्ष यानी कि इस चार्ज के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर वो क्या है बेटा r12। उसकी डायरेक्शन किधर होगी इधर, r12 वेक्टर, राइट। इसको अपन त्रिभुज नियम से देख लेते हैं बेटा। अपने पास त्रिभुज नियम क्या होता है सदिश योग का कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं में क्रमागत यदि अपन दो सदिश रखते हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को दर्शाती है। उसी नियम का उपयोग करते हुए अपन r12 वेक्टर की वैल्यू याद करेंगे। अपने पास यहाँ पर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर त्रिभुज के निश्चित क्रम में रखे हुए हैं और ये वाला वेक्टर विपरीत क्रम में है, यानी कि
R2 वेक्टर और R12 वेक्टर का योग किसके बराबर बेटा, R1 वेक्टर की। किससे आया है, त्रिभुजों के सदिश योग से, त्रिभुज के सदिश योग नियम से, सदिश योग नियम से। क्या हो जाएगा बेटा, R12 वेक्टर क्या हो गया, R1 माइनस R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर होगा बेटा, R1, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। ये विपरीत क्रम में तीसरी भुजा के बराबर होगा, यानी ये वाली तीसरी भुजा कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, R1 वेक्टर को। R1 वेक्टर अपने किसकी वैल्यू चाहिए, R12 वेक्टर की। ये क्या हो गया बेटा, R12 क्या हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश निकाला, उसी प्रकार आवेश चार्ज Q2 का Q1 के सापेक्ष निकालते हैं बेटा। Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ये क्या हो जाएगा बेटा, किसका है, दूसरे का है, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे अपन त्रिभुज नियम काम में लेंगे। त्रिभुज के सदिश योग नियम से, सदिश योग नियम से क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज सदिश योग नियम से यहाँ पर अब अपने पास जो R21 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इधर। ये कैसे होगी, आप लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आए तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये डायरेक्शन अपन इधर क्यों ली है, जैसे अपन यहाँ पर Q1 वेक्टर का स्थिति सदिश निकाल रहे थे, इसके सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष, तो इसकी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कितनी थी बेटा, मूल बिंदु से आवेश की ओर। उसी प्रकार अपन Q2 आवेश की स्थिति सदिश निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो इसकी डायरेक्शन यानी कि इसका सदिश स्थिति सदिश निकाल रहे हैं इसके सापेक्ष, तो डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इस रेखा के अनुदिश यानी कि Q1 से Q2 की और डायरेक्शन आगे बेटा। अब अपन इस डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट कर लें एक बार ऐसे। अपने पास ये डायग्राम कैसे हो गया, U, ये अपना ओरिजिन हो गया, ये अपना ये वेक्टर ऐसे। इस वाले वेक्टर में अपने पास R1 वेक्टर है और इधर अपने पास R2 वेक्टर है और ये वाला अपने पास है R21 वेक्टर। यहाँ लगाएंगे अपन त्रिभुज नियम, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला वेक्टर निश्चित क्रम में है और ये वाला वेक्टर विपरीत क्रम में, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का योग R2 वेक्टर को बताएगा। ठीक है बेटा, क्या लिखे अपन, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। वैल्यू किसकी चाहिए बेटा अपने को, R21 वेक्टर की, R21 ये हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर, समीकरण नंबर 2। यानी अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया है, दोनों का आपस में भी निकाल लिया और मूल बिंदु के सापेक्ष में निकाल लिया है। यदि अपन बात करें चार्ज Q1 पर लगने वाली फोर्स किसके कारण बेटा, Q2 के कारण, यानी कि अपन बात करें अब Q1 पर आवेश
Q2 के कारण लगने वाला बल, Q2 के कारण लगने वाला बल। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे बेटा, फोर्स का साइन तो F से है, परंतु किस पर लग रहा है, 1 पर, इसके साथ लग रहा है बेटा 2 के कारण, या Q1 पर बल लग रहा है किसके कारण, तो जिस पर बल लग रहा है उसको पहले और जिस कारण बल लग रहा है उसको बाद में लिखते हैं। ये क्या हो गया, F12 वेक्टर लगा देंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा कि दोनों आवेशों का परिमाण गुणनफल Q1 Q2 इनके बीच का जो वेक्टर है, वेक्टर लीडिंग जिसको कहते हैं अपन, दोनों आपस में दूरी, वो क्या है बेटा, Q1 पर Q2 के कारण। Q1 पर बात कर रहे हैं तो अपन Q1 का स्थिति सदिश लेंगे, इसके सापेक्ष Q2 के सापेक्ष, तो क्या होगा बेटा, R12, यहाँ पर R12 वेक्टर का मोड, क्योंकि यहाँ पर परिमाण की बात कर रहे हैं बेटा, दूरी के परिमाण की बात कर रहे हैं, और साथ में अपन यहाँ पर इस फोर्स की डायरेक्शन दिखाएंगे बेटा, वो किधर होगी, R12 यूनिट। अब अपन एकांक सदिश का उपयोग किस लिए करते हैं बेटा, दिशा दिखाने के लिए, इसलिए अपन ने यहाँ पर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर काम में लिया है, जहाँ R12 कैप सदिश R12 की दिशा में एकांक सदिश है, दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है, इक्वेशन हम ओके। नाउ F12 वेक्टर, यहाँ पर अपन R12 की वैल्यू रख सकते हैं बेटा, R12 की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2, देखें कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मोड का स्क्वायर, साथ में यहाँ पर डायरेक्शन शो करेंगे इसके द्वारा, यूनिट वेक्टर के द्वारा, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर ने बात करी Q1 पर आवेश Q2 के कारण, अब हम बात करेंगे कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर है बेटा, इसकी डायरेक्शन अपने पास है इधर ही, F12, इस F12, ठीक है। कूलॉम नियम में जो बेटा बल आता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी लगता है। ये बात अपन वहां लिखना भूल गए थे, आप नोट डाउन कर लेना कि जो कूलॉम बल है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी कार्य करता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो इसको इसका नोटेशन क्या लगेगा बेटा, F इसको लग रहा है 2 पर लग रहा है, इसके कारण लग रहा है बेटा 1 के कारण, F21 वेक्टर A Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर कौन सा वेक्टर आएगा बेटा, R21, किसको लग रहा है Q2 पर, इसका स्थिति सदिश आएगा, इसका स्थिति सदिश इसके सापेक्ष क्या है बेटा, वो R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन शो करने के लिए इस सदिश का एकांक सदिश अपन यहाँ लिखेंगे R21 के, जहाँ R21 यहाँ
R21 के सदिश R21 की दिशा में एकांक सदिश है। एकांक सदिश है। ओके बेटा, ठीक है। यहाँ पर R21 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ से? समीकरण नंबर 2 से। R21 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे बेटा, क्या हो जाएगी अपने पास F21 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पर यूनिट वेक्टर R21 कैप। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ अपने ध्यान देते हैं बेटा, अपने पास जो 2 यूनिट वेक्टर है R12 इधर है और यहाँ पर F21 डायरेक्शन किधर होगी बेटा? इससे इधर की ओर होगी। F21 कैप। ओके, यहाँ देखते हैं बेटा, अपने पास जो दोनों यूनिट वेक्टर है R21 कैप और R12 कैप, ये इसी रेखा के अनुदिश हैं। R12 कैप कैप इधर है और R21 कैप इधर है, यानी कि ये दोनों एकांक सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ R12 और R21 माइनस में, यानी कि दोनों एकांक सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। यहाँ R21 की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखें बेटा अपन, तो देखते हैं क्या होता है। F21 वेक्टर इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड उसका होल स्क्वायर, साथ में अपन R21 वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं? इससे अपन अगर लिखना चाहें आगे R21 के किसके बराबर होगा? माइनस R12 के राइट। यहाँ अपन R21 की क्या लिख सकते हैं? माइनस R12 वेक्टर। इस माइनस साइन को अपन आगे लेके चलते हैं, क्या हो गया? F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस A Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, R12 वेक्टर। यहाँ देखते हैं बेटा R2 माइनस R1, अगर अपन इस मोड में माइनस साइन रिप्लेस कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड साइड में प्लस माइनस का कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। तो अपन यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं F इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R12 कैप। अब अपने पास ये वैल्यू कहाँ थी बेटा? ये वैल्यू क्या है? यहाँ समीकरण नंबर 3 में। ये वैल्यू किसके बराबर बेटा? F12 वेक्टर के। तो अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 F21 वेक्टर क्या हो गया बेटा? माइनस F12। यही है बेटा कूलॉम नियम का सदिश निरूपण, यानी कि दोनों जो बल लग रहे हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। दोनों बलों का परिमाण समान है, परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है।
ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। साफ दिख रहा है अपने को बेटा? यानी एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगा रहा है, तो दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, परंतु उन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। जैसे यहाँ पर Q1 Q2 दोनों फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर की ओर लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है। इधर की ओर लग रहा है बेटा, पहले पर दूसरे के कारण लग रहा है, उसको इधर शो किया अपन ने, दूसरे पर पहले के कारण लग रहा है, उसको इधर शो किया है। ठीक है, दोनों बल परिमाण में बराबर है, परंतु उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। यह है अपने पास कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। अपने पास अपना समीकरण 3 और 4 आई है। ये वाली कौन सी वाली? ये वाली और ये वाली आवेश के चिन्ह पर निर्भर नहीं करती, यानी कि आवेश धन है या आवेश ऋण है, उसके चिन्ह का इस्तेमाल इन समीकरणों में नहीं करना है। दोनों प्रकार के आवेशों के लिए मान्य है, इसमें चिन्ह का उपयोग नहीं करना है। यदि अपन देखें कि अपने पास यदि दोनों आवेश हों समान प्रकृति के हों, कैसे बेटा? समान प्रकृति के हों, यानी कि दोनों या तो धन आवेश हो या दोनों ऋण आवेश हो, तब उनके आवेश का परिमाण का गुणनफल हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि प्लस प्लस है तो वैसे ही 0 से बड़ा है, और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपस में गुणा क्या बनता है बेटा? प्लस बन जाता है। ठीक है, तो F12 की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? R12 यूनिट की दिशा में। ये तो सब परिमाण है बेटा, डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? केवल ये, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ये वाला भी पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। देखिए अपने पास R12 किधर होगा? दूर की ओर, यानी कि इस आवेश से दूर की ओर। F12 क्या है? पहले पर दूसरे के कारण, यानी दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, तो ये आवेश एक दूसरे को दूर भेजने का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है, जो अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। इसको यहाँ प्रूव भी कर लिया। यदि दोनों समान प्रकार के आवेश हों तो उनके मध्य किसका बल लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि अपने पास मान दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के, मतलब क्या होगा बेटा? दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, तब क्या होगा बेटा? Q1 Q2 का मल्टीपल यानी गुणा 0 से कम होगा। यानी मान लेते हैं एक प्लस एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस गुणा होकर नेगेटिव रहेगा, यानी कि वो 0 से लेस देन ही रहेगा। तब अपने पास F12 की डायरेक्शन किधर रहेगी बेटा? यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा किसके साथ में? R12 यूनिट वेक्टर के साथ में, यानी कि माइनस R12 यूनिट वेक्टर। R12 डायरेक्शन किधर थी बेटा? इधर, तो माइनस वाले की साइड इधर होगी, अंदर की ओर, यानी कि ये वाला आवेश इसको अपने पास बुलाएगा। पास बुलाएगा मतलब कि आकर्षित कर रहा है, यानी कि अपन समझ गए कि जब अपने पास दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो उनके मध्य कैसा लग रहा है बेटा? आकर्षण बल, यानी कि कौन सा हो गया? आकर्षण बल। और यहाँ पर कैसा लग रहा? प्रतिकर्षण बल। क्लियर हो गया कि क्यों समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। यह अपन कूलॉम नियम के सदिश निरूपण के तहत समझ सकते हैं। आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा।